गुड इवनिंग लर्नर्स। फिर हम आपके साथ उपलब्ध हैं और हमारा टॉपिक है मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग जो 1885 से स्टार्ट होता है और जाता है कब 1905 तक, राइट। कांग्रेस का ये उदारवादी युग स्टार्ट होता है 1885 से 1905 तक और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल और किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में मूवमेंट चला जाता है, राइट। इंडियन कांग्रेस की बागडोर चली जाती है एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, हेलो हेलो रुकिए रुकिए, पहले सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हम इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स लीडर को कौन कौन है। तो इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स को ध्यान रखिए, कौन कौन है। एस.एन. बनर्जी, राइट। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, रास बिहारी घोष, नॉट रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस तो रेवोल्यूशनरी हैं, राइट। उन्होंने तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एक करी है, उसके बाद यहां से वो चले जाते हैं, राइट। जापान बोस करी, राइट। तो रास बिहारी बोस की बात नहीं कर रहा हूं। फिर एम.जी. रानाडे, फिर क्या है, गोपाल गणेश सागरकर। इतने नाम आपको मॉडरेट लीडर्स के जानने ही चाहिए, राइट। तो मॉडरेट लीडर्स के आपके पास नाम पता हो गए, इनकी आइडियोलॉजी क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, क्रिटिकल इवेल्युएशन। जब भी हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं तो दो बातें ध्यान में रखते हैं, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या योगदान दिया है, और लिमिटेशंस क्या हैं, क्या सीमाएं हैं जिनको पार नहीं कर पाए, राइट। तो ये हमारा टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और ये पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट की समझ बनाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा, राइट। तो हम स्टार्ट होते हैं। आपको पता चल गया है मॉडरेट लीडर्स कौन है। ये मॉडरेट लीडर्स आपको पता चल गए, ये आप कहीं बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आप जानते हैं, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, राइट, अजीत सिंह, अंकल ऑफ उधम सिंह। तो उसी तरह से हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आरएएस प्रीलिम्स में वो इसी पर बेस्ड होगा, राइट। अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी क्या है इनकी। ब्रिटिश रूल है इंडिया में, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। बहुत शानदार आइडियोलॉजी है, लेकिन वो देश के लिए घातक है। क्या आइडियोलॉजी है जरा ये देखिए, विचारधारा, आइडियोलॉजी। जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, मैं इन सब की बात कर रहा हूं इन सब की बात कर रहा हूं। ब्रिटिश शासन को मानते हैं ईश्वर की कृपा है, एक्सक्लूसिव कृपा है खुदा की कि आप मुझ पर शासन कर रहे हैं। अहो भाग्य मेरे कि आप मुझ पर शासन कर रहे हैं। इनको ब्रिटिश शासन से कोई तकलीफ नहीं है। इनको तकलीफ है कि ब्रिटिश शासन इंडिया में प्रोग्रेसिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं है। इनकी तकलीफ ये है, इनको ब्रिटिश शासन से कोई तकलीफ नहीं। ये सब ब्रिटिश से मांग रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, बाय द मेथड ऑफ पिटीशन, प्रोटेस्ट, राइट। प्रोटेस्ट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट एंड प्रेयर, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि इनको एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे हैं, दे आर ऑल पॉलिटिकल बेगर, ये सब राजनीतिक भिखारी हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, विचारधारा जानना बहुत जरूरी है। और इस फेज में मॉडरेट लीडर्स की आइडियोलॉजी क्या है, इस फेज में उनकी विचारधारा क्या है। क्या वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिकता नहीं के प्रश्न पर उनको दिक्कत है। उनको ब्रिटिश शासन से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो क्या है हम देखते हैं आइडियोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, अर्ली कांग्रेस लीडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश। वाओ, वो ब्रिटिश की लिबरल आइडियोलॉजी से अभिभूत हैं, बहुत खुश हैं। लिबरल आइडियोलॉजी अट्रैक्ट करती है उनको। जेम्स मिल जैसे थिंकर जो यूरोप में हैं वो उनको प्रभावित करते हैं। उनको जो नए मूल्य हैं, ब्रिटिश मूल्य हैं,
वो प्रभावित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वाओ, डेमोक्रेसी, वाओ, रूल्स ऑफ लॉ, इन सब से वो प्रभावित हैं। और यही यहां लिखा गया है क्या, अर्ली कांग्रेस लीडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्ट। British thinkers like James Mill had a deep influence on him. Words like क्या, constitutional government, democracy, rules of law were very attractive to him. Rules of law, इंडिया में rules of law है, Article 14 of the Constitution of India, right? Equality before the law and equal protection of the laws, right? तो क्या है, उनको ये सारे मूल्य बड़े प्रभावित कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रभावित कर रहा है, संविधानवाद, संविधानवाद मींस रूल्स ऑफ लॉ। तो आइडियोलॉजी का ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या आइडियोलॉजी है उनकी, इन सब की आइडियोलॉजी क्या है, इन सब की आइडियोलॉजी क्या है, इन सब की आइडियोलॉजी क्या है। इन सब की आइडियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट ये है, वो ब्रिटिश वैल्यूज से बड़ा प्रभावित हैं, वो ब्रिटिश शासन से बड़ा प्रभावित हैं, वो ब्रिटिश थिंकर्स लाइक जेम्स मिल से बड़ा प्रभावित हैं। अहो भाग्य सर, अहो भाग्य कि आप हम पर रूल कर रहे हैं। वाओ, खुदा की रहमत है हम पर कि आप आए और आपने मुझ पर शासन किया। राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अर्ली कांग्रेस लीडर। हम अर्ली शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अर्ली कांग्रेस लीडर। बाद में तो कांग्रेस का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, गांधी की एंट्री के बाद तो और भी चेंज हो जाएगा। अर्ली कांग्रेस लीडर were not opposed to British rule during this phase. During this phase, they didn't oppose the British rule. उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया। और वो ब्रिटिश शासन को क्या मान रहे थे, क्या मान रहे थे, but consider contact with Britain to be special blessing of God. खुदा की कितनी रहमत है कि तुम हम पर शासन कर रहे हो। इससे शिकायत उनको है ही नहीं, आपके शासन पर कोई सवाल है ही नहीं। आप शासन करिए, आप रहिए, जाना नहीं प्लीज यहां से। बट क्या रियलिटी है, ही बिलीव दैट if London became aware of the reality of the British officers working in India, it would itself improve the situation. अगर यहां के अंग्रेजों की वर्किंग स्टाइल उनको पता चल जाए तो वो इनको डांटेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कहा था, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने लंदन में जाकर के एसोसिएशन की स्थापना की। राइट। उनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश जनता को भारतीय मामलों के बारे में जागरूक करना, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, वे डांटेंगे और ये फिर सही हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो ब्रिटिश के चरित्र को नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश चरित्र क्या है, असली मकसद क्या है। राइट। तो क्या है, आप देखेंगे, ही बिलीव दैट, ही मतलब मॉडरेट लीडर्स बिलीव दैट क्या, इफ लंदन बिकेम अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडिया, राइट, तो क्या है, इट वुड इटसेल्फ इंप्रूव द सिचुएशन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये अंग्रेज और वो अंग्रेज दोनों एक ही हैं, दोनों अंग्रेज एक ही हैं, गलतफहमी में मत रहिए। एक्सट्रीमिस्ट इसकी पहचान कर लिए, यस, दोनों एक ही हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आइडियोलॉजी में, अर्ली कांग्रेस लीडर्स वर इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। वाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन बने रहे हैं हमारे और आपके बीच में, आप हम पर रूल करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन इंप्रूव करेंगे हम। और क्या है, बस उनकी कंप्लेन क्या है, उनकी कंप्लेन सुनिए। इन सभी मॉडरेट लीडर्स की कंप्लेन क्या है, इन सभी की कंप्लेन क्या है, एक ही कंप्लेन है। और वो कंप्लेन क्या है, वो कंप्लेन है, सर सुनिए मेरी बात, इंडिया एंड ब्रिटेन देयर कंप्लेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दैट दे आर वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। वाओ, केवल उनकी एक ही शिकायत है, इन सब की एक ही शिकायत है। क्या शिकायत है, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ब्रेक कर रहे हैं, इंडिया में संवैधानिकतावाद को ब्रेक कर रहे हैं। संवैधानिकतावाद का मतलब क्या हुआ, लॉ विथ रूल्स ऑफ लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। मींस क्या हुआ, रूल्स ऑफ लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। सर रूल्स ऑफ लॉ को ब्रेक मत करिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो दूसरी बार, सर फिर मेरी रिक्वेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ब्रेक मत करिए। तीसरी बार आपने नहीं मानी, सर मेरी फिर रिक्वेस्ट है। और ये इसी तरह से रिक्वेस्ट करते करते 20 वर्षों का समय इन्होंने बिता दिया। सर रिक्वेस्ट है मेरी, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ब्रेक मत करिए। आप नाराज भी मुझसे मत होइए, आप यहां से जाने की सोचना भी नहीं,
हम जाने ही नहीं देंगे, आप हम पर शासन करिए, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ब्रेक मत करिए। राइट, ये इनकी आइडियोलॉजी है। उम्मीद करता हूं कि आप आइडियोलॉजी समझ गए होंगे। राइट, आगे बढ़ता हूं मैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस फेज की बात कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं हम इस फेज की बात कर रहे हैं, इस कॉल्ड मॉडरेट फेज। राइट, अब हम देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। कितने प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव हैं। उद्देश्य देखिए क्या उद्देश्य होंगे। उद्देश्य देखिए सर क्या होंगे। सर ऐसा करिए कि जो सेंट्रल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके नंबर बढ़ा दीजिए, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए। सर 1861 में के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय ऑफ इंडिया को पावर दी गई है टू क्रिएट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस, सर उन प्रोविंसेस में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए। सर इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कर दीजिए। सर ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की सैलरी कम कर दीजिए। सर कुछ टैक्सेस कम कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ यही इनकी डिमांड है। सर वो परमानेंट सेटलमेंट है ना, रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ना, महलवाड़ी सेटलमेंट है, सर उनमें टैक्स कर दीजिए। किसान कर के बोझ की तरह दबा हुआ है, सर प्लीज उस पर रहम खाइए। पर ब्रिटिश ड्रेन ऑफ वेल्थ करने आए हैं, वो रहम नहीं खाएंगे। जहां तेल की बात आएगी वेनेजुएला भी जाएगा, ईरान भी जाएगा। उनके प्रिंसिपल केवल उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। राइट, तो क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन बोथ पब्लिक सर्विसेज सर एज वेल एज पॉलिटिकल सर्विसेज, चाहे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, या इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की इंडिया काउंसिल हो। सर सभी में हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए। सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे हमारा रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दीजिए। हर जगह इनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। बट इनको आगे बढ़ना चाहिए था कि सर रिप्रेजेंटेशन ही केवल काफी नहीं होगा, हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ रोकिए, हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ और ज्यादा आपका प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने संवैधानिकता की परिधि में रह करके ही प्रोटेस्ट किया, और इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आर्थिक शोषण करने आया है वो आपकी संवैधानिकता की परिधि के दायरे में रहकर आपकी किसी मांग को मानेगा, सवाल ही नहीं उठता है। राइट, तो क्या है सर, इंडियन होम चार्जेज, वो 1793 के चार्टर एक्ट में जो होम चार्जेज इंट्रोड्यूस किए गए सर उनको हटा दीजिए, प्लीज मान जाइए। और इसी तरह से सैलरी रिड्यूस कर दीजिए जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि उसके थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। फिर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इन इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल कर दीजिए। कहां कर दीजिए, लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर मींस विधानमंडल, इंक्लूडिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर इज अ यूनिकैमरल हाउस, नॉट अ बाइकैमरल। बाइकैमरल बनेगा 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। एक ही बॉडी है, एक ही हाउस है, इस कॉल्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही काम है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज सर प्रमोट कर दीजिए और उनको प्रोटेक्ट कर दीजिए, ये डिमांड है। राइट, तो ये सारी डिमांड है सर, मान जाइए ये हमारी डिमांड है, ये इंडियंस की तरफ से डिमांड है। सर प्लीज इन पर सुनवाई कर लीजिए। 20 वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, और जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया उसमें बहुत थोड़ा सुना, 0.1% सुना। उसी से उदारवादी जो थे, लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, बड़े खुश हो गए, वाह क्या बात है। अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। राइट, ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं। अब आपने क्या देखा अभी तक, इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको पता है, ये कुछ 9-10 नाम लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा लिस्ट मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ ये लिस्ट बनाते हैं तो भूलेंगे नहीं कभी। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की हम लिस्ट बनवा देंगे आपको। 5 नाम है। इनका कोई न्यूज़पेपर है, इनका कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं मान लीजिए, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया इनकी सोसाइटी है, तो इनका कोई इंस्टीट्यूशन, इनकी कोई सोसाइटी, इनका कोई न्यूज़पेपर। राइट, नोट कर लीजिए।
प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई नाम ही नहीं जानना है। राइट फिर क्या है, आइडियोलॉजी भी हो गई, इंपॉर्टेंट लीडर्स भी हो गए, ऑब्जेक्टिव भी हो गए। मेथडोलॉजी क्या है, क्या मेथड, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन्होंने कौन से मेथड लगाए, इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है। ब्रिटिश से डिमांड ये है, आइडियोलॉजी आपको पता है, वो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट नहीं है, ये उनके ऑब्जेक्टिव हैं, बट उनकी मेथडोलॉजी क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है। सर मेथडोलॉजी अच्छी नहीं है। क्या है मेथडोलॉजी, कैरीड द प्रोपोगेंडा थ्रू प्रेस, जिसके जो न्यूज़पेपर हैं उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात रख रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इस दायरे से उनको आगे बढ़ना चाहिए था। क्यों एक्सट्रीमिस्ट आगे नहीं बढ़े, क्यों गांधी ने मेथड चेंज नहीं किया, क्यों रेवोल्यूशनरी ने पर्सनल हीरोइज्म के काम नहीं किए, बढ़ना चाहिए था आगे। 20 साल लंबा वक्त होता है, अगर उन परिस्थितियों में मैं होता और मॉडरेट लीडर्स होता और मैं इसी सोच के साथ होता तो मैं कुछ आगे बढ़ जाता। मैं रेवोल्यूशनरी से नीचे और संवैधानिक परिधि के दायरे से थोड़ा आगे बढ़कर ब्रिटिश को चैलेंज करता। सर गलत बात है, फेमिन पड़ रहे हैं, लाखों लोगों की मौत हो रही है और एक ब्रिटिश अधिकारी हजारों रुपए की पर मंथ की सैलरी उठा रहा है। हम विरोध करते हैं और संवैधानिकता की दायरे से निकल करके मैं विरोध करता। तो अब देखेंगे एस.एन. बनर्जी, बंगाली, इनका न्यूज़पेपर है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दादाभाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया, इनका न्यूज़पेपर है। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, इनका न्यूज़पेपर है। गोपाल गणेश अगरकर, सुधारक न्यूज़पेपर है। इनके माध्यम से जनता को जागरूक करना और ब्रिटिश तक जनता की मांग और अपनी मांग जो जनता के बिहाफ पर है, राष्ट्र प्रथम की भावना से है, उसको ब्रिटिश के सामने पहुंचाना। कैसा मेथड अपना रहे थे, 3P स्ट्रेटजी। 3P रणनीति का मतलब है प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। राइट आगे बढ़ जाऊं मैं, इसीलिए मैं यहां पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या, क्रिटिक्स कॉल मॉडरेट्स एज पॉलिटिकल बेगर। राइट तिलक क्या कहेंगे, राजनीतिक भिखमंगे हो क्या। ये मेथड कारगर नहीं है, 20 साल तक कारगर नहीं रहा। वो तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स से इंटर कर गई, वरना ये वक्त तो और भी आगे जा सकता था। लॉर्ड कर्जन ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, बंगाल का विभाजन। राइट तो इनकी मेथोडोलॉजी है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या है। लिसन, क्या है, इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको पता चल गए, इसके अलावा कोई नाम जानना नहीं है आपको। लिस्ट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन भी पुट होगा, कोई न्यूज़पेपर आएगा, कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो इन्हीं में से किसी एक का आएगा। यही अंदाज है, सोच समझकर नाम लिखे गए हैं। राइट आइडियोलॉजी आपने देख ली, क्या आइडियोलॉजी है, ब्रिटिश शासन को तो सर्वोत्तम मानते हैं, खुदा की रहमत मानते हैं, बस उनको शिकायत संवैधानिकता को लेकर के है, रूल्स ऑफ लॉ को लेकर है कि सर प्रोग्रेसिव रूल नहीं है इंडिया में। यहां भी ब्रिटिश हैं, वहां भी ब्रिटिश हैं, वहां ब्रिटिश प्रोग्रेसिव रूल है, यहां ब्रिटिश प्रोग्रेसिव रूल नहीं है। अरे प्लान है उनका, वो इंडिया में प्रोग्रेस देने नहीं आए हैं, वो इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने आए हैं। राइट उनके ऑब्जेक्टिव आपने देख लिए, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म कर दीजिए, सर इंपीरियल सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कर दीजिए,
सर जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी को कम कर दीजिए। सर टैक्सेस रिड्यूस कर दीजिए। सर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए। सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे हमारे नंबर बढ़ा दीजिए। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मेथोडोलॉजी क्या है? 3P सिस्टम और प्रेस के माध्यम से अपनी बात को रखना, और प्रेयर, प्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट, दीज आर द मेथड। राइट? उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। पक्का? श्योर? आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं। जैसे किसी ने कमेंट किया कि सर क्रम से सारा सब कुछ करवा दीजिए। ये क्रम से ही सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका साथ तो चाहिए मुझे क्रम से सारा कुछ करने में। अगर कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे स्वराज, जैसे मैंने स्वदेशी मूवमेंट आपको दिया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब इसमें मैंने कल कुछ फैक्ट बताए थे, कुछ फैक्ट आप अपनी तरफ से नोट कर लीजिए। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट? फिर क्या है सर? क्रिटिकल इवेल्युएशन। जब भी हम इवेल्युएशन की बात करेंगे, दो बातें आएंगी इवेल्युएशन में। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या योगदान है। दूसरी बात लिमिटेशंस, क्या सीमाएं हैं, जिन सीमाओं को तोड़ देना चाहिए था। उन सीमाओं को जो लिबरल पॉलिटिक्स है, मॉडरेट पॉलिटिक्स है, वो तोड़ नहीं पाई। क्यों नहीं तोड़ पाई? उसको तोड़ना चाहिए था। दिस इज द फेल्यूर ऑफ मॉडरेट लीडरशिप। मॉडरेट लीडरशिप फेल हो गई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। राइट? अब हम देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है इनका। 20 साल की पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, 1885 टू 1905। इन 20 ईयर में इन्होंने भारतीयों को दिया क्या? फर्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज प्रमोट किए। इन्होंने भारतीयों को जागरूक किया इस मामले में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिकन क्या होता है, रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है। राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जनता को बताया। नहीं तो जनता इससे कहां परिचित थी। अंडर द टाइम ऑफ सल्तनत, मुगल, एंड बिफोर द सल्तनत एंड आफ्टर द मुगल, लेटर कहां जनता को क्या पता था। जो किंग था, जो सुल्तान था, उसी के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों पावर उसी के पास होती थी। उसकी इच्छा ही नियम होता था, उसकी इच्छा ही संविधान होता था। लेकिन पहली बार इंडियंस परिचित हो रहे हैं क्या? नए नए शब्दों से, नई नई हवा चली है। नए नए शब्दों में क्या शामिल है? शामिल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, डेमोक्रेसी। ये सब नए नए शब्दों से भारतीयों को परिचित कराया। हमारे ही मॉडरेट नेताओं ने इसकी अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई among the Indians, between the Indians। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, कंट्रीब्यूशन है। राइट? दूसरा क्या है? पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। तो ये पॉइंट आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? अब इनके प्रेशर से मॉडरेट लीडर्स के प्रेशर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1892, और पहली बार इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इलेक्शन शब्द का, निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू लिमिटेड फ्रेंचाइज, माने अप्रत्यक्ष निर्वाचन सीमित मताधिकार के साथ। वोटिंग राइट सभी को अवेलेबल नहीं थे। वोटिंग राइट दिया जाता था ऑन द ग्राउंड ऑफ यू आर अ टैक्स पेयर। अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आपके पास जमींदारी है, अब आप जमींदार हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो इन सब ग्राउंड पर आपको दिए जाते थे क्या? वोटिंग राइट, जो बहुत ही सीमित थे। लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम शैल हैव द वोटिंग राइट। लेस देन 1%, यस, मैं औपचारिक संवाद कर रहा हूं, लेस देन 1%। राइट? तो क्या कह रहे हैं सर? ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम लिबरल्स द ब्रिटिश ब्रॉट द रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट, इसी की बात कर रहा हूं, इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वाज इंप्लीमेंटेड। फर्स्ट टाइम
इलेक्शन की बात की गई, इलेक्शन का मतलब है डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। और लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू, लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी के थ्रू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 चर्चा करेंगे आगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है द बिगेस्ट, ये तो छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जिस पर रेवोल्यूशनरी ने अपने कदम रखे, जिस पर एक्सट्रीमिस्ट ने अपने कदम रखे, माने गर्मपंथियों ने अपने कदम रखे, गर्मपंथियों ने अपनी राजनीति का आधार बनाया, क्रांतिकारियों ने अपनी राजनीति का आधार बनाया और गांधी ने अपनी राजनीति का आधार बनाया, वो बिग अचीवमेंट किया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय दादाभाई नौरोजी। एमजी राणा ने भी एक नाम लिखा था, महादेव गोविंद राणा ने, उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, बताया है कि नेशनल इनकम जो इंडिया की है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसका कैलकुलेशन किया है उन्होंने। दादा भाई नौरोजी ने कुछ बताया है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो इनका कंट्रीब्यूशन एक ये है। ये दोनों मैंने नाम लिखे हुए थे, कहाँ लिखे हुए थे, यहाँ लिखे हुए थे, आप देखिए महादेव गोविंद राणा, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी ये रहे और महादेव गोविंद रानाडे ये रहे, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, बड़ा कंट्रीब्यूशन ड्रेन ऑफ वेल्थ है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, राइट। मैं 10 सेकेंड आपको सोचने का मौका देता हूं कि आप सोच के देखिए, जस्ट क्लोज योर आइज और देखिए क्या है ये कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है। लेकिन वो ब्रिटिश चरित्र को नहीं पहचान पाए, जो उदारवादी थे वो ब्रिटिश के असली चरित्र को नहीं समझ पाए। ब्रिटिश के असली चरित्र को किसने समझा, रेवोल्यूशनरी ने। किसने समझा, एक्सट्रीमिस्ट ने। किसने समझा, गांधी ने। और फिर तो गांधीवादी विचारधारा ने तो कमाल ही कर दिया, राइट। क्या यहां तक बात स्पष्ट हो गई? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे का विषय क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। आगे विषय है हमारा क्या, लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं। तो उन सीमाओं की अगर हम बात करें, नो फेथ इन द पावर ऑफ कॉमन पीपल, नो फेथ इन द पावर ऑफ कॉमन पीपल। आम जनता की ताकत पर भरोसा ही नहीं। आगे गर्मपंथी आएंगे, उनको भी आम जनता की ताकत पर भरोसा नहीं। रेवोल्यूशनरी को भी आम जनता की ताकत पर भरोसा नहीं है। पर्सनल हीरोइज्म के काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत वीरता के काम कर रहे हैं, सलूट है उनको, नमन है, सलूट है। पर जनता की ताकत में विश्वास सबसे पहले जिसने प्रकट किया, उस बंदे का नाम है जिसको आइंस्टीन कह रहे हैं हाड़ और मांस का पुतला, गांधी। पहली बार जिसने जनता की ताकत पर भरोसा जताया, उस व्यक्ति का नाम है गांधी। तो गांधीवादी आंदोलन की खास विशेषता है क्या? गांधीवादी आंदोलन जन आंदोलन है। राइट। फिर क्या है, बिलीविंग इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स व्हाइल रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सहने सहने सुधारों की प्रक्रिया के प्रति खुद को ढाल लेना, राइट। और किस तरह से, विद द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिकता की परिधि में रहते हुए। एक, जब सामने वाला शोषण पर आ रहा है, जब सामने वाले की प्रकृति शोषणकारी है, तो हमारे पास 3P सिस्टम के मेथड को जल्द चेंज कर देना चाहिए। फिर क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ एप्लीकेशन, रिपोर्ट, रिमाइंडर इज नॉट इफेक्टिव। कैसे इफेक्टिव हो सकती है? एक व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है आर्थिक, आप उससे कह रहे हैं सर मेरा आर्थिक शोषण मत करिए, आप उसको लेटर दे रहे हैं, फिर लव लेटर दे रहे हैं, फिर रिमाइंडर लेटर दे रहे हैं, वो मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा सर, राइट। फिर क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन, सेकेंड लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन, फोर्थ लिमिटेशन क्या है? देयर अपोजिशन वाज नॉट टू ब्रिटिश रूल। उनका ब्रिटिश रूल से कोई विरोध नहीं था। सीमा देखिए आप,
बट टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, राइट? इससे उनका विरोध था। तो उम्मीद करता हूं कि लिमिटेशंस की बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि क्या लिमिटेशंस हैं, राइट? आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेशंस के बाद अगर हम देखें तो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में क्या आएगा? एक बड़ी अच्छी बात कही है बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर स्ट्रगल, बुक है बिपिन चंद्रा की, एक अच्छी किताब है। और अच्छी बात क्या उन्होंने कही है? उन्होंने कहा है कि इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, किसका? मॉडरेट लीडर्स का। इन सबका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब कंक्लूजन में अगर कुछ कहना हो तो एकदम बुराई मत कर देना सीधा सीधा। मैं तो वो कह रहा था कि हाँ, इनको कुछ आगे बढ़ना चाहिए था। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? सुमित सरकार ने कहा है, सॉरी बिपिन चंद्रा ने कहा है। बिपिन चंद्रा ने कहा क्या है? बिपिन चंद्रा ने कहा है कि इस पूरे फेज में 1885 से लेकर के 1905 के फेज में, इस फेज में जो राष्ट्रीयता के बीज बोए गए वो इतनी गहराई से बोए गए कि आगे आने वाले वक्त में राष्ट्रवाद की फसल को काटा जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कनेक्ट होइए मुझसे। वो रिपीट क्या मैं कर रहा हूं कि इस पूरे फेज में राष्ट्रवाद के जो बीज बोए गए थे वो बड़ी गहराई से बोए गए थे, जिसको इसके बाद आने वाले वक्त में आफ्टर 1905 उस राष्ट्रवाद की फसल को काटा जाएगा। तो ये आपकी मॉडरेट्स लीडर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। फिर एक बार जल्दी से मैं रिवीजन के तौर पे जल्दी से बोल दूं, जल्दी से। क्या है? मॉडरेट फेज जाता है कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कहां? 1905 तक। ये क्या है? सारे 9 या 10 साइड इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। नोट जरूर करिएगा, क्वेश्चन कोई भी बनेगा इसी से बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई मैगजीन्स है, कोई बुक्स है, कोई आपको, अब जैसे हम देखेंगे क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी की कोई बुक है, एस.एन. बनर्जी का कोई पेपर है, गोखले का कोई इंस्टीट्यूशन है, राइट? तो इनको हम लोग यहाँ शामिल कर सकते हैं। आइडियोलॉजी क्या है? बिल्कुल आपको पता है आइडियोलॉजी क्या है। ब्रिटिश शासन सबसे बेहतर शासन, बस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिकता नहीं है, प्लीज संवैधानिकता लेकर के आइए, राइट? आइडियोलॉजी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है, फिर से मैं बताऊं क्या? आपको पता है ना ऑब्जेक्टिव, राइट? मैं आगे बढ़ जाता हूं। फिर क्या है? मेथोडोलॉजी। ये मेथोडोलॉजी क्या है? कैरिंग प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस, न्यूज़पेपर, राइट? दूसरा क्या है? द पॉलिटिक्स ऑफ 3P, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। और फिर हम देखेंगे क्या? इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया, कंट्रीब्यूशन, इनका लिमिटेशन। कंट्रीब्यूशन तो है, क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताइए, जल्दी बताइए कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा, कमेंट करिए आप। मैं बता देता हूं कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर जनता को ब्रिटिश शासन के आर्थिक चरित्र को उजागर करना, राइट? तो ये इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। बाकी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है। 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ये इलेक्शन की बात कर रहे थे ना, निर्वाचन इनको पसंद था, निर्वाचन जैसे शब्द इनको प्रभावित कर रहे थे। वाह, ओ माय गॉड, इलेक्शन, सिलेक्शन, आईसीएस में सिलेक्शन, लेजिस्लेचर में इलेक्शन, ये सब मांग कर रहे थे इलेक्शन और सिलेक्शन की मांग कर रहे थे। इसके पहले आपने कहा मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में इलेक्शन और सिलेक्शन पढ़ लिया। अब नए नए अंदाज आएंगे, इलेक्शन, सिलेक्शन, नॉमिनेशन, अपॉइंटमेंट। जनता खुश है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वाओ, क्या डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, रिपब्लिकन, राइट? तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। लिमिटेशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जनता की ताकत को नहीं पहचानते हैं।
जनता बहुत पावरफुल होती है। इस ताकत को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने महसूस किया उसका नाम गांधी है। और अंत में हम कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं? फिर वही बात है, क्या क्या प्यारा स्टेटमेंट है बिपिन चंद्रा का। बहुत गहराई से इस फेज में बहुत गहराई से राष्ट्रवाद के बीज का बीजारोपण किया गया था, जो आगे आने वाले वक्त में राष्ट्रवाद की लहलहाती फसल के रूप में काटा जाएगा। ये इनका क्या है? ये इनका कंक्लूजन है। हम लोग फाइनली कंक्लूजन में क्या कहेंगे, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। राइट? क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो आज की क्लास को मैं ऑफ करता हूं। कल हम एक्सट्रीमिस्ट फेज के साथ अपनी कहानी को शुरू करेंगे। राइट? तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर क्या होगा? एक्सट्रीमिस्ट फेज। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? रेवोल्यूशनरी डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या डिस्कस कर लेंगे? गांधी की एंट्री करा देंगे। तो फिर गांधीवादी मूवमेंट। राइट? ठीक है, नमस्ते, थैंक यू सो मच।